Hello guys, very good afternoon all of you. So this is second part of concept through question of subject mechanics and mechanics of a structure. So continuing the part of concept through question, we are going to discuss next 20 question in that particular lecture. Okay, so in previous lecture I had already discussed 20 important question of mechanics and mechanics of a structure. I think that video are very helpful for all aspirants who are preparing for competitive examination and semester examination of mechanics and mechanics of a structure. Okay, so before I start this lecture, I want to tell you some basic things that you must take care how you utilize your time in effective way. Okay, because online lecture and online study is totally different from offline study. Okay, then you have to make a plan how to study and how to utilize time effectively by using mobile and laptop, because so many students are using mobile all over the day, like searching in Google, like watching videos, and so many disturbances that create on mobile and laptop. And the student who doesn't utilize the time most effective manner. Okay, so you must limit your use of mobile. You have to plan how many times, how many hours you will use mobile. You will make a proper plan so that limited searching of mobile is very important, because when you search more than optimum, so that you can extend, you can destroy one single day without learning anything. Okay, so it is very important to limit your searching and your all activities who are dependent upon mobile. Okay, so first you have to make a plan. स्टूडेंट, मैं ये बता रहा था आपको कि अभी के समय में आप मोबाइल का कैसे इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप अपने टाइम को वेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो अनवांटेड चीज़ें जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अपने टाइम मोबाइल पे देते हैं, है ना, तो जो पढ़ने की चीज़ें हैं, बिकॉज एक साइड में मोबाइल काफ़ी हैंडी होता है कि आपके पास बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं अपने मोबाइल में आप रख सकते हैं और उसको जहाँ भी जा रहे हैं आप वहाँ पे लेकर के यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना। दूसरे तरफ से अगर मोबाइल का आप अनलिमिटेड यूज़ करते हैं, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अनवांटेड यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक भी है ना। ऐसा नहीं कि आप दिन भर मोबाइल के थ्रू पढ़ते रहें, मोबाइल का एकदम इफेक्टिव यूटिलाइज़ करें कि दिन का जो इफेक्टिव टाइम है 3 से 4 घंटे का जो टाइम है स्टडी के लिए, वो 3 से 4 घंटे दें। इसके अलावा लिमिटेड यूज़ 1 से 2 घंटे के लिए आप एक टाइम बना लें, उस समय में आप मोबाइल को यूज़ करें। उसके बाद में आप जो है ना अपना जो प्रॉपर नोट्स आप बनाते हैं ना उसको रिवाइज़ करें और उसको 2 से 3 बार आप रिवाइज़ करें और क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करें, है ना। क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर दैन यू आर वॉचिंग सेवरल वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब्स, बिकॉज ओनली यूट्यूब्स के वीडियोज़ देख लेने से आप कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा, है ना। ये एक रास्ता है। यूट्यूब क्या है और ये जो हम सर्च करते हैं वो क्या है, हमारे डाउट को क्लियर करने का एक क्या है, एक प्रोसेस है कि हमारे पास कोई डाउट है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से और सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से क्या हम पढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से और सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो यूट्यूब वीडियोज़ है या जो भी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
ये लिमिटेड है, आपसे 2 से 3 घंटे आप यहाँ पे आकर के वीडियो लेक्चर को सुनते हैं या फिर और भी चीज़ें करते हैं, है ना। लेकिन ये गाइड है, लेकिन आपको करना खुद से है। कैसे करना है ऑलरेडी आप लोग को पता है। आप लोग सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट अभी भी नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल के एक लिमिटेड यूज़ करें। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले, है ना, पढ़ने के अलावा जब भी फ्री टाइम मिलता है, तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं तो काफ़ी हानिकारक है वो, है ना। लिमिटेड यूज़ करें। आप वो टाइम को अपने जो हॉबीज़ है उसमें लगाएं, है ना। जैसे कि बहुत सारे लोगों को गाना सुनना है, तो गाना को आप सुन सकते हैं, 1 घंटा सुन ले, 20 मिनट सुन ले, वो सही है। बट रेदर दैन यूजिंग सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट, I think these are not very useful for you at this level. आपके लिए अभी वो उतना ज़रूरत नहीं है जितना ये ज़रूरी है आपके लिए भी पढ़ाई, है ना। तो आप उस समय अपने हॉबीज़ को कर सकते हैं, जैसे जो भी है आपके हॉबीज़, गाना सुनना है और बहुत सारे हॉबीज़ बहुत सारे लोगों का होता है, खेलना उलना जो भी है, तो वो सारी चीज़ को कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप अपने टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने आप ऑनलाइन क्लासेस को इंजॉय कर सकते हैं, है ना। अगर दिन भर आप मोबाइल लेकर के यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर 5-6 घंटे ऑलरेडी आपने पहले मोबाइल का यूज़ कर लिया है, तो अगर आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और अगर पढ़ने के लिए आपको वीडियो के थ्रू मिलेगा, तो आपके लिए एनग्जाइटी फील होगा, आपको लगेगा कि एनग्जाइज लगेगा और इसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना। तो रेदर दैन वॉचिंग एंड ऑल दैट ऑल डेज ऑफ यूजिंग ऑफ मोबाइल, यू कैन लिमिट दिस मोबाइल यूज़। ओके, चलिए ठीक है। अब हम काम की बात करते हैं, अब अपने हम मुद्दा पे आते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। सो अभी हम बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है 21 to 40 तक का, जो कि मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से लिया गया है, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग दी कॉन्सेप्ट। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर में, उसमें बहुत सारे टेस्टिंग के आधार पर या मटेरियल के प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चंस कराए गए थे। जैसे कि हार्डनेस क्या होता है, मेलाबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या है, टफनेस क्या है। इन सारे पे जितने क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने कराए थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आगे आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे, ठीक है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर से मैं एक बार आपको ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम अच्छे से समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेन को हम लोग लेते हैं, और बेसिकली ये जो वैल्यू है कैसे ये वैरी करता है, इसको मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम से। तो एक्चुअली में ये जो होता है कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में कुछ लॉ को फॉलो करता है, यहाँ से ओ से लेकर ए तक हम बात करें तो, और ए से बी तक जाने में थोड़ा सा यहाँ पे साइडली कर्व हो जाता है ना, बी तक। फिर थोड़ा यहाँ से आने के बाद में फिर ऐसा हो जाता है सी तक, फिर सी से डी तक, फिर इस तरीके से जाता है। मतलब ये वाला ए पॉइंट है और यहाँ पे ये बी पॉइंट है, सी थोड़ा सा इसे डाउन है, उसके बाद में ये पॉइंट आता है यहाँ पे डी। कौन सा पॉइंट आता है? डी। फिर डी के बाद में इस तरीके से ऐसे जाता है, फिर यहाँ से नेकिंग का फॉर्मेशन होता है, फिर फाइनल जाकर के फ्रैक्चर कर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला ई पॉइंट है और ये वाला एफ पॉइंट है, ठीक है, एफ पॉइंट है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो यहाँ से लेकर के ओ से ए तक का जो पार्ट है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेस बढ़ रहा है उस तरीके से स्ट्रेन भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। कहाँ तक? ए तक जो ओ से ए तक यहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ए से बी तक क्या है? ए से बी तक जब आप देख रहे हैं, ए से बी तक यहाँ पे स्ट्रेस लीनियर नहीं है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है यहाँ पे लीनियर नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो बी पे जो स्ट्रेस होता है ना, उसको इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। कौन सा लिमिट कहा जाता है? इलास्टिक लिमिट। मतलब वहीं तक सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? स्ट्रेस इलास्टिक तक फॉलो करेगा, ठीक है। अब बी से सी तक जो होता है स्ट्रेन इंक्रीज होता है, बी से सी तक क्या होता है? स्ट्रेन इंक्रीज होता है। कैसे स्ट्रेन इंक्रीज कैसे होता है? विथ लिटिल इंक्रीज इन स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में वहाँ पे स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और जहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, सी वाला जो पार्ट देख रहे हैं, सी वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। सी वाला पार्ट को अपर यील्ड पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और डी वाले पार्ट को कहा जाता है लोअर यील्ड पॉइंट। क्या कहा जाता है? लोअर
यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, इसके बाद और क्या होता है। अब डी से ई तक जो होता है स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप यहाँ पे देखिए डी से ई तक में स्ट्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डी से ई तक क्या हो रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, विथ फर्दर इंक्रीज ऑफ लोड, मतलब लोड को बढ़ाने से लेकर के, लोड जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ई तक जो देख रहे हैं आप, ई जो देख रहे हैं ये नेकिंग रीजन है। नेक मतलब इस तरीके से नेक फॉर्म होता है। यहाँ पे एक नेक का कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है कि जैसे से यहाँ पे मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है लोड के बढ़ाने के साथ में। ठीक है, अब पॉइंट ई जो है हमारा, ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहलाता है। पॉइंट ई जो है हमारा क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। कौन सा पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ओके, और एफ जो है हमारा कहलाता है, जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है एफ, ये कहलाता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस। सॉरी, ये एफ जो कहलाता है स्ट्रेस एट फेलियर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्ट्रेस एट फेलियर। ठीक है, तो आपने देखा ई जो है अल्टीमेट स्ट्रेस है और एफ जो है हमारा क्या है, स्ट्रेस एट फेलियर है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ओ से लेकर के ए तक हमारा हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, और बी तक जो है इलास्टिक लिमिट है, बी से सी तक आप यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, और सी हमारा अपर इल्ड पॉइंट है, लोअर इल्ड पॉइंट है, मतलब यहाँ तक इल्डिंग हो रहा है ना। इल्डिंग मतलब वो कहने का मतलब है कि यहाँ तक इल्ड होगा, लेकिन जैसे इल्डिंग के बाद में यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लोड को बढ़ाने के साथ साथ में यहाँ पे स्ट्रेन इंक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होगा जहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस है। लेकिन इसके बाद आप बढ़ाएंगे तो जाकर के यहाँ पे फ्रैक्चर कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टील को टूटने में कितने सारे प्रोसेस हैं। पहले तो स्ट्रेट होता है, फिर अपर इल्ड पॉइंट आता है, फिर लोअर इल्ड पॉइंट होता है, फिर नेकिंग रीजन फॉर्म होता है, फिर जाकर के स्टील ब्रेक करता है। तो देख रहे हैं कितना इलास्टिक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट कि विच इज़ मोर इलास्टिक। अगर आपको एक एग्जाम्पल रबड़ का दिया जाए और एक एग्जाम्पल स्टील का दिया जाए, ठीक है, मैं चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ किस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो, एक आप रबड़ लिए, एक आप क्या किए, रबड़ लिए, ठीक है, और दूसरा जो मटेरियल आपने लिया, एक लिया मटेरियल स्टील। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता, पूछा जाता है कि विच इज़ मोर इलास्टिक। ठीक है, और भी अगर आता है इसके अंदर में तो आप तो इजीली वहाँ पे आप ऑप्शन से ये कर लेंगे। अगर मान लो इसमें रहता है और मटेरियल वुड रहता है, ठीक है, तो आप वुड में और रबड़ में तो आसानी से वहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही स्टील आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो फिर आप बोलेंगे कि सर रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रबड़ वैसा मटेरियल होता है। इलास्टिक मतलब क्या होता है कि हम जैसे ही उसमें फोर्स को लगा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वो बढ़ रहा है, फिर से जैसे ही हम वहाँ पे स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, यानी लोड को रिमूव करेंगे, तो अपने पोजीशन में आ जाता है ना। तो वैसे मटेरियल को इलास्टिक कहा जाता है। तो रबड़ का आप एग्जाम्पल सोच रहे होंगे, रबड़ आपने देखा भी है, तो यही सोचेंगे कि रबड़ है, रबड़ को खींचते हैं तो अपने पोजीशन से एक्सटेंड होता है, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाता है। ये आप यही सोचेंगे ना, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आसानी से कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है स्टील से, बट ऐसा नहीं है। रबड़ को जैसे ही आप खींचते हो तो रबड़ क्या होता है, रबड़ को खींचने के बाद में थोड़ा सा उसमें देखना पतला सा रीजन बनता है, उस पर तुरंत टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है ना। रबड़ क्या होता है, रबड़ में जैसे आप खींचोगे तो थोड़ा सा तो एक्सटेंड होकर के वो सही रहेगा, लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो रबड़ टूट जाता है। बट उससे ज़्यादा जो है ना इलास्टिक प्रॉपर्टी स्टील के अंदर में होता है। देख लो स्टील के अंदर में कितना ज़्यादा ओस ए तक स्ट्रेट है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद में सी तक अपर इल्ड पॉइंट है, फिर डी है, फिर ये मतलब इतना ज़्यादा प्रोसेस होने के बाद में स्टील यहाँ पे फ्रैक्चर कर रहा है। इसलिए जो है ना स्टील जो है रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि विच इज मोर इलास्टिक, रबड़ एंड स्टील। सो योर जो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा स्टील होगा। स्टील जो है रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इन सारी चीज़ों में उसका यूटिलाइजेशन होगा। ये तो था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से भी आइडिया होगा और मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन है ना। 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। अंडर एक्सटर्नल लोड द स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू हीटिंग। पहला में हीटिंग है, बी में है डिफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स, सी में है कूलिंग और डी में आपका है नन ऑफ दीज। तो बोला जा रहा है एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो किस चीज़ के कारण होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है क्यों डेवलप होता है।
तो बेसिकली स्ट्रेस डेवलप होने का रीज़न क्या है, आप यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, पहले ऑप्शन से जाएंगे तो हीटिंग है, तो हीटिंग के कारण तो होगा ही नहीं, एक्सटर्नल लोड के कारण हीटिंग के कारण थोड़ी होगा। कोई भी मटेरियल है आप उस पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा किसके कारण होगा, आप बता सकते हो ना, डिफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण। जो मटेरियल हमारा जिस पार्टिकल से बना है उसके डिफॉर्मेशन के कारण हमारा यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, ना ही कूलिंग ऑफ मटेरियल के कारण होगा, ठीक है, और ना ही हीटिंग के कारण होगा। तो सही ऑप्शन अगर इसका देखा जाए तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, है ना, क्या बोल रहा है। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, क्या बोला जा रहा है, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम आपने पहले पढ़ा है और इसके बाद मैं आपको जो बेसिक टर्म है वो मैं समझाते चल रहा हूँ। तो देखिए बोला जाए डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, मान लो कोई भी सर्कुलर बॉडी है, इस तरीके से सर्कुलर बॉडी है, इस पर आपने क्या किया, टेंसाइल फोर्स को यहाँ पे आपने अप्लाई किया, है ना, दोनों साइड में टेंसाइल फोर्स को आपने अप्लाई किया। तो टेंसाइल फोर्स को अप्लाई करने के बाद में जो मटेरियल है उसका डायमीटर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डायमीटर जो ओरिजिनल डायमीटर था वो कम हो जाएगा और इसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमीटर कम हो गया और ये लेंथ क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। जो ये लेंथ एक्सटेंड हुआ अपने पोजीशन से, ये मान लो ये कहलाया डेल्टा एल, ठीक है, और ये भी कहलाया डेल्टा एल, ठीक है। ये डेल्टा एल बाई 2 आधा इधर कर लो और आधा इधर, दोनों साइड में आधा आधा, है ना, डेल्टा एल बाई 2, ठीक है, डेल्टा एल बाई 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ है ये स्पेसमैन का एल ही है, तो एल से बढ़ करके हो गया डेल्टा एल बाई 2, इस साइड बढ़ा, डेल्टा एल बाई 2 दोनों साइड में बढ़ गया, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो टोटल चेंज इन लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना हुआ है, डेल्टा एल बाई 2 यहाँ से हुआ है और डेल्टा एल बाई 2 यहाँ से हुआ है। तो टोटल चेंज इन लेंथ अगर हम बोले, टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई 2 प्लस डेल्टा एल बाई 2, दोनों का ऐड करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एल, ठीक है, ये डेल्टा एल आ गया। और देखो स्ट्रेन जो होता है, चेंज इन लेंथ है ना, डिवाइडेड बाई में ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन बराबर होता है, इसको इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ये होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई में ओरिजिनल लेंथ। ये चीज़ आप लोग पहले से पढ़े हो, ठीक है। चेंज इन लेंथ ही ज़रूरी नहीं है, चेंज इन एनी डायमेंशन हम लोग कह सकते हैं, लेंथ में चेंज हो या डायमीटर में चेंज हो, किसी भी चीज़ में चेंज हो, डिवाइड बाई में उसका जो ओरिजिनल डायमेंशन है। बिकॉज यहाँ पे मैंने लेंथ का टर्म लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज इन लेंथ लिखा था। ये हो सकता है चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमीटर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये ओरिजिनल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक डी था, क्योंकि सर्कुलर रॉड है तो डी है, तो डायमीटर में भी यहाँ तो रिडक्शन हुआ है ना, ठीक है, दोनों साइड से डायमीटर रिडक्शन डेल्टा डी हुआ है, यहाँ पे भी नीचे से डायमीटर रिडक्शन डेल्टा डी हुआ है ना। तो टोटल चेंज हम कितना कह सकते हैं, सो यहाँ पे डेल्टा डी बाई 2 है और यहाँ पे डेल्टा डी बाई 2, डायमीटर में रिडक्शन हुआ है और लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, तो जितना रिडक्शन हुआ है वो भी चेंज ही है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा डी बाई 2 प्लस डेल्टा डी बाई 2। जब इसको बराबर करोगे तो डेल्टा डी आ जाएगा, ठीक है। और ओरिजिनल डायमीटर हमारा कितना है, स्मॉल डी है, तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेन बराबर डेल्टा डी बाई डी, तो स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमीटर, या फिर आप किसी भी डायमेंशन में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई में ओरिजिनल डायमेंशन, यानी डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, जो इसका लेंथ इंक्रीमेंट हो रहा है, ये घट रहा है, इसको हम लोग डिफॉर्मेशन कहेंगे, है ना। तो ये तो हो गया स्ट्रेन। इसी में स्ट्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्ट्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है ये तो मैं इस क्वेश्चन से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये डिफॉर्मेशन है ये वाला और नीचे वाला लेंथ है या डायमीटर है, जो भी है, ऊपर में डिफॉर्मेशन और नीचे में जो उसका ओरिजिनल डायमेंशन है, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर ले रहे हैं और यहाँ पे चेंज इन डायमीटर, उस तरीके से यहाँ पे चेंज इन लेंथ है डिवाइड में ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन में लेंथ के बारे में कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ कहने का मतलब है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेन कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है। अब मैंने जो भी अभी आपको बताया था उसमें स्ट्रेन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, तो स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेन इक्वल टू बताया था चेंज इन लेंथ, है ना, डिवाइडेड बाई में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ में चेंजिंग जो हो रहा था उसका भी डायमेंशन मीटर में ही होगा और ओरिजिनल लेंथ भी हमारा मीटर में भी होगा, है ना। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि हमारा जो स्ट्रेन है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी यूनिटलेस होता है, ठीक है।
ये क्या हो गया स्ट्रेन, यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनिटलेस, नो यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, अब देखिए पूछा जा रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको पता है कि हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्ट्रेन। तो सिग्मा इज इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पे हम लोग ये हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, इसका नाम है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इप्सिलॉन। अब स्ट्रेस बराबर पूछा जा रहा है कि यंग्स मॉडुलस, अब ई यंग्स मॉडुलस है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस ई बराबर सिग्मा बटा इप्सिलॉन, है ना। और सिग्मा हम किसको कहते हैं, स्ट्रेस को कहते हैं, सिग्मा किसको कहते हैं, स्ट्रेस को, ठीक है, और ये वाला क्या है नीचे वाला इप्सिलॉन, स्ट्रेन को कहते हैं, ठीक है। यानी कि यंग्स मॉडुलस बराबर हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाई में स्ट्रेन। तो जो भी ऑप्शन इसमें हम देखेंगे वो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बटा क्या, स्ट्रेन, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये चीज़ याद रखिएगा, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अगर सिर्फ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होगा तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ये कहना जरूरी है कि इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, क्योंकि हुक्स लॉ हमेशा इलास्टिक लिमिट तक फॉलो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है। आप देखिए पहला लिखा हुआ है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन विद इन यील्ड पॉइंट, ठीक है, ये नहीं होगा, यील्ड पॉइंट तक नहीं, ये यील्ड पॉइंट लिख दिया गया ना, ये गलत हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए स्ट्रेस बाई स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, बी नंबर में क्या लिख रहा है, स्ट्रेन बाई स्ट्रेस लिखा हुआ है ना, स्ट्रेन बाई स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, ये स्ट्रेन बाई स्ट्रेस, ये गलत हो गया। सी है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये सही होगा। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होगा कब तक, इलास्टिक लिमिट तक, ये हमारा होगा आपका यंग्स मॉडुलस का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और डी तो नन ऑफ दी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको, वो तभी आ पाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बताया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो है 25, इफ अ मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, मटेरियल को अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर तक क्या किया जाए, स्ट्रेस किया जाए, एंड देयर इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, और उसके अंदर में परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो, देन इट इज बिकॉज, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो जनरली इसका आंसर हो सकता है जो मटेरियल है ना लोड तक उसको इल्ड कर दिया गया है, इसके कारण से यहाँ पे जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन तो हम देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका द मटेरियल हैज़ इल्डेड टू दी लोड, ठीक है। द मटेरियल इज इलास्टिक, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। द मटेरियल इज प्लास्टिक और द मटेरियल हैज़ इल्डेड टू दी लोड, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा द मटेरियल इज इल्डेड टू द लोड। अगर मटेरियल को लोड तक इल्ड किया जाए तो उसके अंदर में जो प्रॉपर्टी होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है, किस कारण से होता है, द मटेरियल इज इल्डेड टू द लोड। अगर उसके लोड तक इल्ड कर दिए तो वो क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। अब कहने का क्या मतलब है इसका, कि मान लीजिए कि आपका जो मटेरियल है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन का भी इस तरीके से मैंने आपको समझाया था, फिर यहाँ पे फ्रैक्चर कर जा रहा था इस तरीके से। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था वहाँ पे कि किसी भी मटेरियल में आप लोड को दे रहे हैं तो एक समय तक यील्डिंग होता है, लेकिन उसके बाद में फिर से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग वैरी नहीं करता है। तो वहाँ तक कहाँ तक, जब जिसका इतना लोडिंग कैपेसिटी है वहाँ तक अगर आप लोड को वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जितना मान लो कि 200 किलो न्यूटन लोड अप्लाई करने का क्षमता है उस मटेरियल का, आप उतना लोड तक अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, परमानेंटली वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है उस बी जो है उसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अब देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला जा रहा है, एक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई से डिनोट करते हैं, और एक होता इसको क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। दो चीज़ होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आपने पढ़ा था कि क्या होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, बट स्ट्रेस बटा स्ट्रेन आपने पढ़ा था कैसा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन,
स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। किस टाइप का स्ट्रेस बाई स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेन, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेन। क्योंकि किसी भी मटेरियल जो हमारा मान लो सर्कुलर प्लेट था या सर्कुलर कोई भी ये चीज़ था, कोई भी मटेरियल था, उसमें आपने लोड अप्लाई किया था यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है कि मान लो कि मटेरियल में लोड अप्लाई किया, तो मटेरियल का अपना भी तो प्रॉपर्टी है कि इस फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है, इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो ये P जो आप रेजिस्ट कर रहा है डिवाइडेड बाई में जो हमारा क्या होता था यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसको हम लोग स्ट्रेस कहते थे, सिग्मा और P बाई ए, ठीक है, ये स्ट्रेस कहलाता था, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो P बाई ए, तो P का यूनिट क्या होता है? P होता है फोर्स, उसका यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन, और एरिया, तो एरिया हमेशा किस में होगा, डायमीटर है यहाँ पे, तो mm स्क्वायर में होगा, ठीक है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी जिस टर्म में उसका यूनिट है वैसे हम एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो अब एक टर्म देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, तो ये जो स्ट्रेस आ रहा था ये नॉर्मल के केसेस में आ रहा था, ठीक है। अब देखो एक होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस तो ये हो गया कि आपने उसके क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल यहाँ पे लोड को अप्लाई किया है, क्या किया है, उस क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन है हमारा मटेरियल का, जो हमारा क्रॉस सेक्शन है मटेरियल का, उसके आपने नॉर्मली यहाँ पे लोड को अप्लाई किया है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली लोड को अप्लाई किया, तो उसके कारण जो है नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन आता है, जिसको सिग्मा और इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो E बराबर होता है सिग्मा बटा इप्सिलॉन, यानी स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, जिसको हम लोग यंग्स मॉडुलस से डिपेंड करते हैं, E बराबर, ठीक है। अब अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वहाँ पे दिख रहा है तो वो क्या होगा, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का आता है। बट ये किस तरीके से होता है? नॉर्मल स्ट्रेस तो नॉर्मल स्ट्रेन समझे कि कोई भी क्रॉस सेक्शन है उसके नॉर्मली कोई फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन डिपेंड होता है डिपेंडिंग अपॉन दी पुल और पुश। अगर पुल फोर्स लग रहा है तो पुल होगा, पुल यानी नेचर ऑफ स्ट्रेस टेंसाइल होगा, अगर पुश लग रहा है तो नेचर ऑफ स्ट्रेस कौन सा होगा, कंप्रेसिव होगा। तो अब शियर स्ट्रेन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो कोई भी मटेरियल है, मान लो कि कोई भी इस तरीके से मटेरियल है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी मटेरियल है, ठीक है, मान लिया कि मैंने सेक्शन यहाँ x है एक, ठीक है, और ये वाला A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, और टोटल जो लेंथ है इसका यहाँ से यहाँ तक का L है, ठीक है, इस तरीके से है। तो मान लो यहाँ पे अगर कोई भी शेयर आ रहा है, किस तरीके से शेयर आता है, उसके देखो नॉर्मल नहीं लगेगा, उसके एलोंग लगेगा। देखो ये बॉडी है ना, उसके एलोंग लग रहा है, आप ये जो बॉडी आप देख रहे हो इसके सरफेस के एलोंग लग रहा है। तो इसका टेंडेंसी क्या होगा कि मान लो ये यहाँ पे रिजिडली फिक्स है इस तरीके से नीचे में, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा कि ये बॉडी को ना कुछ एंगल से डिफॉर्म कर देगा। क्या कर देगा? कुछ एंगल से बॉडी को क्या कर देगा, डिफॉर्म कर देगा। किस तरीके से डिफॉर्म कर देगा? मान लो पहले नॉर्मल ये वाला है, हम डॉटेड लाइन्स दिखा रहे हैं जो नॉर्मल पहले का जो डायमेंशन है, ठीक है, नॉर्मली ये है, बट इसका जो इलोंगेशन होगा या इसका जो डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये एक्चुअली में ये ऐसे है, नॉर्मल होगा। यहाँ पे मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ ये वाला पार्ट को, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये एंगल जो है ये क्या है, फाई, जितना एंगल से शियर हुआ है, ये भी एंगल क्या है, फाई, जितना एंगल से शियर हुआ है। अब चेंज इन लेंथ यहाँ पे देखो क्या आया है, डेल्टा L/2 इसको कर दो आधा, और डेल्टा L/2 यहाँ पे कर दो आधा। क्या हो गया, डेल्टा L/2 डेल्टा L/2 दोनों साइड में हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ABCD था, ये देखो ये जो ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पे था ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला आया A', ठीक है, और B जो ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पे था ये जो है शिफ्ट होकर के कहाँ पे चला आया, देखो यहाँ पे B', है ना, C यहाँ था, D यहाँ था, ठीक है, CD एज इट इज़ है, बट ये जो है ये जो पॉइंट है ये A' और B' चेंज कर गया है, ठीक है। तो देखो अब शेयर के कारण यहाँ पे चेंज इन लेंथ हुआ है, शेयर के कारण यहाँ पे चेंज इन लेंथ हुआ है, तो इसको कहा जाता है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये फोर्स कैसे लग रहा है, इस बॉडी के अलोंग लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा है। जब भी अगर नॉर्मल लगेगा, जैसे आपको मैंने अभी बताया था, जब भी अगर नॉर्मल लगेगा यहाँ पे, तो जब नॉर्मल लगेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन होगा डेवलप। जब शेयर के अलोंग, उस बॉडी के अलोंग लगेगा, तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखा था कि शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, E बराबर क्या लिखते थे, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते थे यंग्स मॉडुलस, ठीक है। बट अगर शेयर मॉडुलस की बात करें तो इसको G से डिनोट किया जाता है, N से भी कहीं डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, ये होता है शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई में शेयर स्ट्रेन। याद रखिएगा क्या, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई में शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना।
विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल G एंड कैपिटल N। ठीक है, यूनिट वही रहेगा, शेयर स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन ही रहेगा, है ना। शेयर स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा, और स्ट्रेन तो क्या है, यूनिटलेस है, जैसे उसमें था वैसे यहाँ पे भी है, बट वहाँ पे क्या था कि नॉर्मल लगता था, यहाँ पे उसके बॉडी के अलॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे स्टूडेंट। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूँ, सो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए, सीखिए। चलिए, तो अब मैंने बताया ये क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो अब चलिए देख लेते हैं, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमेशा नॉर्मल होगा, फोर्स तभी होगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तो होगा नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी नहीं होगा, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन होगा इसका। ठीक है, तो 26 नंबर जो क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई में शेयर स्ट्रेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, शेयर स्ट्रेन इज डिफाइंड एट। अब बोला जा रहा है शेयर स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक तो आपको मैंने बताया था नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, देखो दोनों चीज़ मैंने अभी इससे लास्ट में बताया था। नॉर्मल स्ट्रेन में बताया था मैंने कि इसको या तो मान लो ये ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो इसका क्या होता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज होता है। देखो ऐसे इसका जो लेंथ है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना, लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगा और डायमीटर डिक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। ये वाला लेंथ बढ़ गया यहाँ पे डेल्टा L/2, और यहाँ पे भी बढ़ गया डेल्टा L/2, और डायमीटर में रिडक्शन हो गया ऊपर से डेल्टा D/2, और नीचे से भी रिडक्शन हो गया डेल्टा D/2। बट यही मैंने शेयर के केस में बताया था कि शेयर इस तरीके से था और शेयर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो आपका परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है ना, उसमें चेंजिंग हो जाता था कुछ इस तरीके से, ऐसे ये हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता था, हो जाता था। तो यहाँ पे जो एंगल बनता था ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था फाई, यही यहाँ पे कहलाता है स्ट्रेन। यानी 90 डिग्री के एंगल से जो डेविएशन हुआ है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वही शेयर स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है चेंज इन एंगल बिटवीन प्लेन्स एट राइट एंगल्स, है ना। मतलब जो आपका प्लेन है उससे राइट एंगल में कितना एंगल में चेंजिंग हो रहा है उसी को स्ट्रेन कहा जाता है। सो पहला ही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पहला जो है ऑप्शन ये आपका सही है। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ, डिस्टॉर्शन ऑफ फाइबर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चेंज इन एंगल बिटवीन टू एंगल, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन नॉट नॉर्मली ऑकर्स, स्ट्रेन ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। आप कॉन्सेप्ट के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसको कॉन्सेप्ट से सीखना है। ठीक है, अगर सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है तो आप कहीं से भी बुक को देख करके टिक को कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, चीज़ों को समझना है, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। अब देखिए लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था वो क्या कहलाता था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता था। यहाँ पे लीनियर दिया गया है तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। अगर वहीं पे अगर क्वेश्चन में दिया रहा था शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूँ शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, तब इसका ऑप्शन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, क्या बताया था मैंने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर मैंने बताया था शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई में शेयर स्ट्रेन, जिसको जी और एन से डिनोट करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में नॉर्मल स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेन है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन सीलिंग फैन रॉड। देखिए सीलिंग जो फैन होता है उसके रॉड में किस टाइप का स्ट्रेस डेवलप होता है, ये थोड़े आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो सीलिंग क्या होता है, सीलिंग फैन जो होता है, सीलिंग फैन का ऊपर वाला पार्ट जो रॉड होता है उसके साथ यहाँ पे रिजिडली फिक्स होता है, आपने देखा होगा आपने घरों में। और नीचे वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे ऐसे फैन के साथ में यहाँ पे ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो फैन का नीचे वाला पार्ट होता है
वो रोटेट करता है, इससे लगा हुआ ऐसे बॉल एंड बियरिंग लगा होता है, यहाँ पे रोटेट करता है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि म्यूचुअल रबिंग होता है यहाँ पे जो फैन का जो रॉड है और उसके अंदर में जो बॉल एंड बियरिंग लगा होता है। तो एक चीज़ देखो, जो आपने जो अभी पढ़ा है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, इसके अलावा और भी बहुत टाइप के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप होते हैं। जैसे कि देखो टॉर्जन के कारण, टॉर्जन क्या होता है आपने पढ़ा होगा पहले, अगर नहीं पढ़ा तो अभी समझ लें आप, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपके SSC JEE में। तो देखो ये जो होता है टॉर्जन क्या होता है कि अगर इसमें रोटेशन किया जाए, क्या किया जाए, रोटेशन किया जाए। जिस तरीके से आप देखते होगे व्हील्स में गाड़ी देखते हो ना, तो गाड़ी में क्या होता है, जो फोर व्हीलर गाड़ी होता है या फिर बड़ा देखते हो ट्रक वगैरह, उसमें नीचे एक ऐसे एक्सल बना हुआ होता है, एक्सल है ना, और एक्सल हमेशा रोटेट रहता है, रोटेट होते रहता है, जिसके कारण से चक्का जो होता है ना उसका जो है मूव कर पाता है ना। तो इसके रोटेशन के कारण, इसके प्रॉपर रोटेशन के कारण, यहाँ पे टॉर्जन के कारण वहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेस क्रिएट होता है। कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होता है, टॉर्जनल स्ट्रेस, और टॉर्जनल स्ट्रेस के कारण ही टॉर्जनल स्ट्रेन भी क्रिएट होता है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होता है। तो बेंडिंग के बारे में तो आपने पढ़ा है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर में आपने पहले पढ़ा था। बेंडिंग क्यों होता है कि मान लो सपोज दिस इज ए कैंटिलीवर बीम, है ना, ये कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम मान लो इस तरीके से है, ठीक है। जैसे ही आपने इस पर लोड दिया तो ये कुछ इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन होने के कारण इसका बेंडिंग जो है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। जिसका जो टॉप वाला फाइबर होता है ना, जिसका जो टॉप वाला फाइबर होता है ये टेंशन में होता है ना, और नीचे वाला फाइबर जो होता है कंप्रेशन में होता है। तो यहाँ पे भी स्ट्रेस डेवलप होता है, तो वो कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन डेवलप होगा बेंडिंग स्ट्रेन। तो बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेन मैंने अब कैंटिलीवर बीम से समझाया, और ये वाला जो शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन था ये मैंने आपको समझाया है। जो गाड़ी होता है, गाड़ी का जो व्हील एक्सल होता है, एक्सल जो होता है उस एक्सल से चक्का जुड़ा हुआ रहता है, चक्का के थ्रू जो है ना वो गाड़ी मूव करता है आगे की ओर में, है ना। तो ये जो इसके कारण स्ट्रेस डेवलप होता है ना, टॉर्जन मतलब रोटेट करने के कारण, घूमने के कारण। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पंखा वाले के केस में है ना। तो पंखा वाले में भी यहाँ रोटेशन होता है, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि जो पंखा होता है नीचे का रॉड जो होता है वहाँ पे बॉल बियरिंग के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन होता है। तो जनरली इसका सही ऑप्शन तो होना चाहिए बियरिंग स्ट्रेस, है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अगर हम क्लोजली ऑप्शन की ओर मूव करें तो ये हमारा हो जाएगा शेयर। क्या हो जाएगा, शेयर, ठीक है। यहाँ पे पहला जो दे गया है बेंडिंग, तो बेंडिंग स्ट्रेस पंखा में नहीं होगा। मैंने अभी बीम वाला केस आपको बताया, बियरिंग हो सकता है, बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। टेंसाइल भी नहीं होगा, नहीं कॉम्प्रेसिव होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम दे अगर टिक करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। In tensile test, the stress at the point of maximum load is calculated on the basis of, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। In tensile test, the stress at the point of maximum load is calculated, ठीक है। मैक्सिमम लोड के पास में जो स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर में, यानी क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर में, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट में जो स्ट्रेस निकाला जाता है मैक्सिमम लोड के लिए, वो उसके ओरिजिनल एरिया के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे, ओरिजिनल एरिया के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल एरिया ऑफ पीस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एरिया एट दैट पॉइंट नहीं होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ओरिजिनल एरिया के आधार पे यहाँ पे जो मैक्सिमम लोड के लिए अगर हम निकालना चाहें स्ट्रेस, तो उस केस में हमें ओरिजिनल एरिया को कंसिडर करना पड़ता है। चलिए ठीक, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस टू विच मटेरियल कैन बी सब्जेक्टेड विथ एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी, ठीक है। बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट स्ट्रेस टू विच मटेरियल कैन बी सब्जेक्टेड विथ एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो कहलाता है यील्ड स्ट्रेस। क्या कहलाता है, यील्ड स्ट्रेस। याद रखिएगा, मैंने सारे को अभी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम सबको समझाया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो मटेरियल होता है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेस जो होता है, मटेरियल विथ स्टैंड कर सके, उसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं उसको यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया डिपेंड अपॉन। अब देखिए परसेंटेज इलोंगेशन यानी परसेंटेज जो इलोंगेट हो रहा है आपका मटेरियल या उसका एरिया में रिडक्शन हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बहुत पहले बताया था, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में मैंने आपको बताया था कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण कोई भी मटेरियल जो है अपने जो ओरिजिनल जो अपने ओरिजिनल जो लेंथ है उसे क्या होता है, एक्सटेंड होता है विदाउट ब्रेकिंग,
ठीक है, उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। तो जो भी ये जो हम क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, या तो हमारा एरिया में रिडक्शन होगा, तो ये या तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा, वो जो प्रॉपर्टी होता है वो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसके कारण से होता है। किसके कारण होता है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रिटलनेस के कारण तो होगा नहीं। ब्रिटलनेस क्या होता है? प्रॉपर्टी मटेरियल के वैसा प्रॉपर्टी इस पर अगर हम कोई भी कंप्रेसिव फोर्स को अप्लाई करें तो तुरंत ब्रेक कर जाता है ना, तो वैसे को ब्रिटलनेस कहा जाता है। तो वो तो है नहीं यहाँ पे। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ये भी नहीं होगा। क्लोजली आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्लोजली ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 है, द कंप्रेशन टेस्ट इज मेनली डन फॉर टेस्टिंग। कंप्रेशन टेस्ट जो किया जाता है वो मेनली किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो देखो अब एक चीज़ मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कंप्रेशन टेस्ट जो किया जाता है यूटीएम से किया जाता है। किससे किया जाता है? यूटीएम से। इसका नाम अगर हम पढ़ें तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्या? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से ही यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से ही दोनों टेस्ट किया जाता है। कौन कौन सा टेस्ट? कंप्रेशन टेस्ट, इसके अलावा टेंशन टेस्ट। दोनों टेस्ट इसी से किया जाता है। ठीक है, तो देखो बोला जा रहा है कि कंप्रेशन टेस्ट जो किया जाता है मेनली किस लिए किया जाता है? पहला बोला जा रहा है ब्रिटलनेस के लिए, दूसरा बोला जा रहा है डक्टिलिटी, पहला ब्रिटलनेस, दूसरा डक्टिलिटी के लिए, तीसरा प्लास्टिसिटी के लिए, चौथा पोरोसिटी ऑफ द मटेरियल्स के लिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूटीएम होता है, यूटीएम में कुछ तरीके से लोड का एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ रहता है। और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे मटेरियल को डालते हैं, तो मटेरियल को डालने के बाद में वहाँ पे हम लोड को इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना लोड, सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड से यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट किया जाता है जब तक कि हमारा मटेरियल ब्रेक ना कर जाए, टूट ना जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो ऊपर से लोड अप्लाई किया जाता है कंप्रेसिव, है ना। तो कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। यानी यहाँ पे ये तो पता चलेगा कि ये मटेरियल ब्रिटल है कि किस टाइप का है। तो इससे हम जनरली चेक करते हैं ब्रिटलनेस, है ना। क्या चेक करते हैं? ब्रिटलनेस। यहाँ पे डक्टिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा ब्रिटलनेस का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट एट विच a specimen elongate by considerable amount with any increase in load। ठीक है, with any increase in load, तो इसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब है, कहा जा रहा है कि जो हमारा स्पेसिमेन है, कोई भी स्पेसिमेन, मान लो कि स्टील लिया जा रहा है, इसी का बात किया जा रहा है, ये स्टील है। स्पेसिमेन मतलब होता है कोई भी मटेरियल आप जो ले रहे हो। तो ये जो स्पेसिमेन है इसमें क्या होता है, इसका इलोंगेशन होता है। इसका क्या होता है? इलोंगेशन होता है विथ एनी इंक्रीज इन लोड, मतलब लोड को बढ़ाने के साथ साथ में इसका स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है। तो उस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस वाले पॉइंट को कहा जाता है यील्ड पॉइंट। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? यील्ड पॉइंट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमानेंट सेट नहीं होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा। अल्टीमेट तो अलग चीज़ है, आपको बताया था मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, फाइनल पॉइंट अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। द इम्पैक्ट टेस्ट एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सच एज, ये मैंने पहले ही बताया था, ये तो इसका टफनेस हो जाएगा आंसर। इम्पैक्ट टेस्ट क्यों किया जाता है? जिससे हमको प्रॉपर्टी पता चलता है मटेरियल का टफनेस का। कोई भी हमारा मटेरियल है स्टील, अब यहाँ पे आप अचानक यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका जो मटेरियल है सडन लोड को कितना ज़्यादा वो रेजिस्ट कर पा रहा है। तो अगर हम कहें इम्पैक्ट जो टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट क्यों किया जाता है? ये मटेरियल के जो टफनेस है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको जांच पड़ताल करने के लिए कि मटेरियल कितना टफ है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्डनेस अलग चीज़ होता है, स्ट्रेंथ भी अलग है और ब्रिटलनेस भी अलग है, सब चीज़ अलग अलग है ना। यहाँ पे जो इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं वो हम करते हैं मटेरियल के टफनेस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इम्पैक्ट अपरेटस एक होता है, वहाँ से हम ऊपर से अचानक जो होता है एक हैवी लोड को गिराते हैं, जो भी हमारा स्पेसिमेन है यानी जो भी मटेरियल है गिराते हैं, तो वहाँ पे ये जो मटेरियल है ना उससे हमें पता चलता है कि मटेरियल का टफनेस कितना है ना। तो इम्पैक्ट टेस्ट हमेशा टफनेस को बताता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। फटीग टेस्ट है, देखिए फटीग टेस्ट, द पीसेज आर टेस्टेड। फटीग टेस्टेज के लिए जो पीसेज होता है उसको टेस्टेड किया जाता है। कहाँ तक टेस्ट किया जाता है फटीग टेस्ट के लिए? तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा, बेसिकली जो हम फटीग टेस्ट करते हैं उसमें जो मटेरियल को टेस्ट किया जाता है उसके फ्रैक्चर तक, यानी उसके टूटने तक। कोई भी मटेरियल है तो इसमें हम अगर फटीग टेस्ट करें तो फटीग टेस्ट कब तक किया जाता है? जब तक कि हमारा मटेरियल टूट ना जाए, यानी ब्रेक ना कर जाए। तो अगर हम ऑप्शन में करें तो अप टू द लिखा हुआ है लाइन लिमिट, ये गलत है। अप टू द लोड लिमिट, ये भी गलत है। अप टू द सम टाइम ऑफ साइकिल, ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर, अगर हम डी की ओर में जाएँ तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा, टिल फ्रैक्चर, यानी जब तक मटेरियल टूट ना जाए तब तक हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिटरमाइंड फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन। देखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन ईटी दिया हुआ है, एज वेल एज कंप्रेशन ईसी। ठीक है, द रेशियो ऑफ ईटी बाई ईसी है, देखो अब बोला जा रहा है ईटी बाई ईसी का रेशियो कितना होगा। तो देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। यही वैल्यू कंप्रेशन में भी होगा, यही वैल्यू टेंशन में भी होगा। तो दोनों का अगर रेशियो करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग बहुत ही नज़दीक पहुँच रहे हैं अपने एंड की ओर में। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। देखिए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दिया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। पहला है स्टील, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है वुड, चौथा है रबड़। तो बहुत सारे लोग रबड़ मार देंगे आंसर दे करके, क्या मार देंगे, रबड़, बट ऐसा नहीं है। रबड़ से ज़्यादा जो मटेरियल इलास्टिक है वो स्टील है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे स्टील है, मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसलिए शुरू में दिखाया था ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। When the steel rod is pulled from opposite end, the tensile stress developed will be। ठीक है, बोला जा रहा है कि कोई भी मटेरियल है उसमें क्या बोला जा रहा है कि पुल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पुल। पुल मतलब क्या होता है, खींचना, ऐसे पुलिंग किया जा रहा है। तो किस टाइप का स्ट्रेस डेवलप होगा, जाहिर सी बात है अगर पुल किया जाएगा तो कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। अब इसे खींच रहे हो ना, तो खींचोगे तो मतलब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे डेवलप होगा। एक चीज़ और इसमें बता देते हैं, अगर पुश किया जाएगा तो कौन सा फोर्स, अगर ऐसे पुश किया जाएगा तो कॉम्प्रेसिव होगा। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। पुल में टेंसाइल अगर है तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर कंप्रेसिव फोर्स है यानी पुश किया जा रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक चीज़ है। लास्ट, ए डेड लोड इज, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लोड बहुत सारे होते हैं, डेड लोड होते हैं, है ना, डेड लोड होते हैं, लाइव लोड होते हैं, विंड लोड होता है ना, सिस्मिक लोड होता है। लोड तो बहुत सारे होते हैं, आप सिविल में जब पढ़ाई करो तो ये सारे लोड आपने पढ़े होंगे जो फाइनल ईयर में है ना। तो देखो लोड बहुत सारे लोड हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेड लोड के कारण पूछा जा रहा है। तो आप बिल्डिंग देखे हो ना, बिल्डिंग में जो भी होता है, जो भी वैसा लोड जो कि परमानेंट है ना, वैसा लोड जो कि कांस्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि बीम का लोड है, कॉलम का लोड है, स्लैब का लोड है, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका लोड बढ़ता नहीं है ना। तो वैसे लोड को कहा जाता है डेड लोड। और लाइव लोड क्या होता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि सर्कुलेटरी कंडीशंस में होता है। किसी भी पर्सन के कारण, मान लो कि कोई घर है उसमें अचानक 500 लोग आदमी आ गया, 600 लोग आ गया, तो उस के कारण जो सर्कुलेटरी लोड है ना वो सब क्या कहलाता है, लाइव लोड कहलाता है। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे डेड लोड के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिंपली याद है कि डेड लोड मतलब कांस्टेंट लोड है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑन दैट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, डेड बॉडीज़ ये नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि डेड बॉडीज़ ही है। तो देखिए नेक्स्ट बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑन दैट रिमेन कांस्टेंट। कोई भी लोड जो कि कांस्टेंट है, चाहे वो डेड बॉडीज़ के कारण हो चाहे लाइव बॉडीज़ के कारण, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं लाइव बॉडीज़ के कारण कभी भी जो लोड है कांस्टेंट नहीं रहेगा, लिविंग बॉडीज़ है तो मूव करेगा ही, है ना। तो ये जो है लोड जो कांस्टेंट होता है उसको डेड लोड कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल विच आई डिस्कस about the concept of question all over 20 question in that particular topic. सो आई होप कि आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं पता होगा पहले से, आप इस वीडियो के थ्रू सीखे होंगे। तो मुझे लगता है कि आपका जो 40 क्वेश्चन जो है मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर हो गया है। तो आप इसको प्रॉपर रिवाइज करते रहें। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से ये लेक्चर समझ पाया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपना सेहत का ख्याल भी रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे।